एसिडिक नेचर की रिएक्शंस में ये पॉसिबिलिटीज है आपके सामने। बट प्रॉब्लम इस तरह से नहीं आएगी, प्रॉब्लम ऐसे आएगी कि भाई आपके पास है ये एमीन, ऐसे देंगे और इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई। बताओ इस रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? प्रॉब्लम ऐसे आएगी। तो अब आप कहोगे मुझे तो ऑर्गेनिक आती नहीं, ये रियलिटी में ऑर्गेनिक की रिएक्शन है ही नहीं, ये तो लुईस बेस और एसिड की रिएक्शन है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन का यूज करना, या कार्बन पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, दोनों NH2 ग्रुप प्रोटोनेट हो जाएंगे। प्रॉब्लम इस तरह से आनी है। तो N फैक्टर इस रिएक्शन के लिए 2 हो गया। इक्विवेलेंट मास क्या होगा? M/2। प्रॉब्लम इस तरह से आनी है। सबको समझ में आ गया ये? ओके, नेक्स्ट लिखो। रिएक्शन विद मेटल्स, ये लिख लिया था आपने, रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स में दो कैटेगरी है, एक तो मोर रिएक्टिव और एक लेस रिएक्टिव। यहां पे क्या होगा, H प्लस आयन का रिडक्शन होगा तो H2 लिबरेट होगी, और अगर H प्लस आयन का रिडक्शन नहीं हुआ तो फिर सल्फेट आयन का होगा। सल्फेट आयन का रिडक्शन हुआ, बैलेंस कर लेंगे तो SO2 लिबरेट होगी। ये बैलेंस नहीं है, जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। तो सल्फेट आयन का रिडक्शन हुआ तो SO2 लिबरेट होगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किसका रिडक्शन होगा। तो आपको मालूम ही है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 होता है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स पॉजिटिव होते हैं, जिनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं, वो H प्लस को रिड्यूस करके H2 लिबरेट करेंगे। जिनके भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे लेबोरेटरी में ये यूज होता है Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। अब अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं इसमें Fe के साथ, Fe के साथ दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या बनेगा? फेरस सल्फेट प्लस H2 बनेगा या फेरिक सल्फेट प्लस H2 बनेगा? आयरन के साथ दो पॉसिबिलिटी हैं, तो आंसर है फेरस सल्फेट और H2 बनेगा।
क्योंकि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है तो आयरन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, आयरन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा मैंने ये पॉइंट दे दिया। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए। आप बताएं मुझे, जैसे आपके पास 3D सीरीज है, 3D सीरीज राइट फ्रॉम स्कैंडियम टू Zn, इसमें केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं देता। केवल एक ही एलिमेंट है 3D सीरीज में, और वो है कॉपर। केवल कॉपर ऐसा है जो हाइड्रोजन नहीं देगा, और डाइल्यूट H2SO4 से तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो कॉपर रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से, और SO2 गैस इवॉल्व होती है, SO2 गैस मिलती है आपको। तो इस रिएक्शन को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है कंसंट्रेटेड H2SO4। कॉपर तो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता। आपको मालूम है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। Cu2 प्लस, ये पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो कॉपर तो इस रिएक्शन को करना नहीं चाहता, पर कौन कर देता है इस रिएक्शन को? H2SO4। देखो इनमें लॉजिक है, ध्यान देना, वो ये है, एक किसी रिएक्शन को मेटल प्रोपेल करे और दूसरी रिएक्शन जिसको H2SO4 प्रोपेल करे। अगर मैं कहूं कि इस रिएक्शन को कौन प्रोपेल कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके स्पॉन्टेनियस होने के लिए, तो आप कहोगे Zn। अगर मेटल रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन को करने के लिए तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी। और अगर रिएक्शन H2SO4 की वजह से हो रही है तो SO2 लिबरेट होगी। ये सिंपल सी थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसमें आप एक पॉइंट नोट कर लें कि केवल गोल्ड एंड प्लेटिनम ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करेंगे। गोल्ड, प्लेटिनम, इवन मरकरी इनफैक्ट ऑल्सो, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 से, कई बुक्स में मरकरी को तो लिख देते हैं, बट मरकरी भी इसी कैटेगरी में है। कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट नहीं करते। मरकरी बाउंड्री लाइन मान सकते हैं। तो मरकरी कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता। थोड़ा हीट करेंगे तो फिर लिख, अगर वो कहें कि हीटिंग के साथ कर रहे हैं तो ठीक है। तो मरकरी को भी आप इसी कैटेगरी में रखना। इनकी रिएक्शन नहीं होती इवन कंसंट्रेटेड के साथ, इनकी रिएक्शन होती है एक्वा रेजिया के साथ। ये करेक्शन करना है, ये मैंने HNO3 में गलती से लिखवा दिया कि ये भी रिएक्ट करते हैं। HNO3 में आई थिंक ये लिख लिया है, सावन ने पॉइंट आउट किया था, मुझे अब याद आया। आप उसको ये लिख लो आप, ना तो ये HNO3 से रिएक्ट करते हैं, ना ये HCl से रिएक्ट करते हैं,
ना कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करते हैं गोल्ड, प्लेटिनम एंड मरकरी। ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एक्वा रेजिया के साथ। 17th ग्रुप में इसकी रिएक्शन लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। HCl पढ़ेंगे तब इनकी रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि मेनली क्लोराइड ही बनने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा पॉइंट आउट कर दूं, कहीं आप ट्रैप ना हो जाएं। Hg के बारे में ये बाउंड्री लाइन मानते हैं। अगर एग्जामिनर लिख रहा है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो आपको ये रिएक्शन करनी है और SO2 इवॉल्व कराना है। पॉइंट इज दिस। तो Hg है बाउंड्री लाइन, ये टेम्परेचर बेस्ड है एक्चुअल में। अगर एग्जामिनर ये लिखता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो आप SO2 इवॉल्व कराएंगे Hg के साथ। गोल्ड और प्लेटिनम तो फिर भी रिएक्ट नहीं करते, हॉट और कंसंट्रेटेड हो तो भी नहीं करते। ठीक है, तो SO2 गैस इवॉल्व होगी। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, आप लोग सब चुपचाप लिख लेते हैं। और इन केसेस में, इसमें Br को ऑक्सीडाइज कर दिया Br2 में, I को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में। रिड्यूस कौन हुआ ये तो बताया ही नहीं। रिड्यूस कौन हुआ? अधूरी अब ये रिएक्शन। तो साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी? SO2। ये यहां लिख लो आप। तो इस रिएक्शन को भी H2SO4 प्रोपेल कर रहा है। तो जिन रिएक्शंस को H2SO4 प्रोपेल करता है उनमें SO2 गैस बनती है। आप कहोगे कैसे मालूम SO2 प्रोपेल कर रहा है, H2SO4 प्रोपेल कर रहा है इनको? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको ये मालूम है, मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं उसको। आपको ये मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि अगर आपके पास हैलोजेंस है, तो हैलोजेंस के जो रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं वो पॉजिटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे हो गए इनके? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव हो जाएंगे। मतलब ये है कि ये हैलाइड आयन X2 में अपने आप नहीं जाने वाले। देखो नेगेटिव पोटेंशियल है। ये जो हाफ रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है थर्मोडायनेमिकली। तो अगर X2 लिबरेट हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इफ लिबरेटिंग X2, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? H2SO4। और जिस रिएक्शन के लिए H2SO4 रिस्पॉन्सिबल हो उसके साथ SO2 लिबरेट होगी। आया समझ में?
अगर आपसे कोई कहे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्यों नहीं आई, व्हाई नॉट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो तब आती जब यहां पे KBr प्रोपेल कर रहा होता, मान लें मेटल इसको फॉरवर्ड ले जाता। ओके नेक्स्ट लिखो। देखो मैं मेटल्स के साथ बात करूं तो मेटल्स में आपको क्या करना होता है, एस ब्लॉक की मेटल्स को सोचना, डी ब्लॉक में 3D सीरीज सोचना, और 3D सीरीज तो पूरी सोचना, और ग्रुप नंबर 11 एंड 12। अगर आपको 4D 5D सीरीज सोचना है तो ग्रुप नंबर 11 12, बस यही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं आप पूरा डी ब्लॉक सोचने लग जाएं। 3D सीरीज एंड ग्रुप नंबर 11 एंड 12, इसमें आते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसमें आते हैं जेड एंड कैडमियम मरकरी। तो डी ब्लॉक की मेटल्स को सोचना है तो आप इनको सोचें, 3D सीरीज कंप्लीटली एंड ग्रुप नंबर 11 एंड 12। बाकी नहीं करना, वो टाइम खराब करने वाली बात है, वो सब आना नहीं। ठीक है। और पी ब्लॉक में गिनी चुनी बातें, पी ब्लॉक में कौन से लेना, तो मेटल में एल्यूमिनियम मेटल होती है एक, और दूसरे लेड के बारे में क्वेश्चंस आते हैं बस। अगर आप 14th ग्रुप में जाएं तो बॉटम पे लेड, 13th ग्रुप में एल्यूमिनियम। और रियलिटी ये है कि एल्यूमिनियम और लेड दोनों मेटलॉयड हैं, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, आप पढ़ ही चुके हैं सारा। ठीक है, नाउ राइट डाउन रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट नहीं करता। तो आप बताएं कार्बन अगर रिएक्ट करता है H2SO4 से तो क्या बनेगा। कार्बन के बाद नेक्स्ट 15th ग्रुप में फास्फोरस ले लें, वो रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। नेक्स्ट सल्फर ले लें, एसिड रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। एसिड रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। और उससे आगे नेक्स्ट ले लें आयोडीन, आयोडीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। बस यही केस बार बार आते रहते हैं। तो अगर कार्बन लेंगे तो आपको मिलता है CO2 और SO2, दो गैसेस मिलती हैं। फास्फोरस लेंगे तो आपको मिलेगा H3PO4 एंड SO2, H3PO4 एंड SO2। एसिड लेंगे तो ये सल्फर रिड्यूस होके और ये सल्फर ऑक्सीडाइज होके दोनों SO2 में आते हैं। और आयोडीन लेंगे तो आपको मिलेगा आयोडिक एसिड।
आयोडिक एसिड मिलेगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आएगी। तो ये है रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स। ओके, नेक्स्ट लिखो। लास्ट वन है इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में, एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ऑर्गेनिक में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक में एक आप पढ़ चुके हैं, पर अभी एल्कोहल में पढ़ेंगे आगे। और जैसे एल्कोहल में आप H2SO4 डाल दें, बट 170 डिग्री चाहिए इस रिएक्शन के लिए, तो आपको ईथीन मिलता है, वाटर बाहर जाता है। तो एल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं एट 170 डिग्री सेल्सियस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है, बट मैं बहुत ही लिमिटेड केस लिखूंगा जो आपके प्रैक्टिकल्स में है, जो आपके मोल कंसेप्ट में क्वेश्चंस आते हैं, केवल वही मैं लिखूंगा। जैसे फॉर्मिक एसिड है, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें। याद करो, मोल कंसेप्ट में आप इनको लिख चुके हैं, किसी को अगर याद आ जाए तो। ऑक्जेलिक एसिड, मोल कंसेप्ट में क्वेश्चंस इन पे आए हुए हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। और अगर एसिटिक एसिड है तो क्या होगा? इन तीनों केस में ये एसिड डिहाइड्रेट हो जाएंगे, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्जेलिक एसिड अगर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। और अगर एसिटिक एसिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। ये तीनों में अलग अलग गैसेस आती हैं, CO और इसमें दोनों का मिक्सचर, और यहाँ अकेली CO2। मूल कंसेप्ट में यहीं पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। लिख लिया इसको? जल्दी करो, लिख लिया ये? नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ये कंप्लीटली डिहाइड्रेट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके पास है, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने ले लिया, हीट कर दो तो आपको ब्लैक कलर का पाउडर बचेगा, वो होगा कार्बन। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 आपकी स्किन पे गिर जाए तो स्किन के जिस पॉइंट पे गिरेगा वहां पे ब्लैक हो जाएगा पूरा, मतलब उस जगह की सारी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट सारा डिहाइड्रेट हो गया और बचा केवल कार्बन। स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है। दूसरा रीजन भी है स्किन के लिए, तो ये कॉरोसिव भी होता है। तो कॉरोसिव डिहाइड्रेट होने की वजह से लगेगा आपको।
तो अब आप कार्बोहाइड्रेट ले लो, जैसे ग्लूकोज है, कंसंट्रेटेड H2SO4 हो, हीट करो, वाटर बाहर चला जाएगा। शुगर ले लो आप, इसका भी यही हाल होगा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 कार्बोहाइड्रेट को डिहाइड्रेट कर देता है। ठीक है, ये लिख लिया आप सबने। बट क्या आप बता सकते हो कि अगर H2SO4 को डिहाइड्रेट करना हो तो क्या करेंगे? अगर H2SO4 को ही डिहाइड्रेट करना हो, H2O बाहर निकाल देना हो, तो कौन सा केमिकल चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर है। एसिडिक, एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही लेना पड़ेगा, बेसिक नेचर का तो ले नहीं सकते। तो P4O10 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एसिडिक नेचर का है। सावन ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। तो ये डिहाइड्रेट कर देगा इसको कंप्लीटली, ये डिहाइड्रेट कर देता है, खुद HPO3 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई H2SO4 की रिएक्शंस की। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल से रिलेशन में एक दो बातें और बता दूंगा आपको। आप कर चुके हैं वैसे, तो आपको याद आ जाए तो मुझे बताओ, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में कौन से मेटल आयन, कौन से मेटल आयन के सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं? ये बात है प्रैक्टिकल्स की, सॉल्ट एनालिसिस की। तो आंसर है ग्रुप नंबर 5, बेरियम ग्रुप नंबर 5, प्रैक्टिकल्स के, प्रैक्टिकल्स के ग्रुप नंबर 5 में। यहाँ पे एक और साथ ही साथ मैं रिमाइंड करा दूं, ये प्रॉब्लम भी मूल उसमें एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको, एक सॉल्व प्रॉब्लम दे रखी है। एस ब्लॉक में भी बिहेवियर में डिफरेंस होता है। अगर आप फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट को देखें तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या ट्रेंड होता है? इंक्रीज करती है। बट व्हाट अबाउट इन सेकेंड ग्रुप? सेकेंड ग्रुप में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो इसमें केवल बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम सल्फेट पार्शियली सॉल्युबल होता है, बाकी स्ट्रोंशियम बेरियम तो फुल्ली इनसॉल्युबल होते हैं।
अब ये जो फुल्ली इंसॉल्युबल होने वाली बात है बेरियम सल्फेट की, ये कंपटीशन में ऐसे नहीं पूछेंगे, ये तो पब्लिक को याद हो जाता है प्रैक्टिस कर करके। कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, यही डिफरेंस है बोर्ड एग्जाम और कंपटीशंस का। वो क्या पूछेंगे आपसे, देखो ये प्रॉब्लम कंपटीशन में आई है कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन आपने करा दी K2SO4 से, बेरियम सल्फेट बन गया और KCl हो गया। अब वो कहेंगे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, से 200 ml और कुछ भी 200 ml 3m, एक दूसरा सॉल्यूशन है K2SO4 का और से 300 ml और ये से 1m है, कुछ भी लिख दिया, इन दोनों को मिला दिया। बताओ इस मिक्सचर में किसकी मोलैरिटी 0 होगी? ऑप्शंस, बेरियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन। प्रॉब्लम इस तरह से आनी है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि BaSO4 इंसॉल्युबल होता है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि BaSO4 इंसॉल्युबल होता है और KCl सॉल्युबल होता है। अब BaSO4 इंसॉल्युबल होता है तो नीचे कौन सेटल करेगा? नीचे कौन सेटल करेगा? सॉल्यूशन से बाहर कौन जाएगा? नीचे सेटल होना मतलब सॉल्यूशन से बाहर जाना, बेरियम सल्फेट बाहर जाएगा। तो या तो बेरियम आयन की मोलैरिटी 0 होगी या सल्फेट आयन की 0 होगी। ऑप्शन बी और सी तो हो नहीं सकता। अब बात है बेरियम और सल्फेट आयन में किसकी मोलैरिटी 0? तो ये देख लो कि बेरियम और सल्फेट में स्मॉलर अमाउंट में कौन है, क्योंकि दोनों के एक एक मोल कंबाइन कर रहे हैं, बराबर मोल कंबाइन कर रहे हैं। स्मॉलर अमाउंट में कौन है? इसके हैं 300 मिलीमोल और ये है 600 मिलीमोल, तो स्मॉलर अमाउंट में सल्फेट आयन है, तो इसलिए सल्फेट आयन की मोलैरिटी 0 होगी। तो मैं जो आपको कह रहा हूं कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे, इनऑर्गेनिक के कितने आएंगे, ऑर्गेनिक के कितने आएंगे। जो भी ये सोचता है इसका मतलब है कि वो साइंस नहीं जानता। अब आप इस प्रॉब्लम को कहां रखोगे? इनऑर्गेनिक में रखोगे, फिजिकल में रखोगे, कहां रखोगे? तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इनऑर्गेनिक का है या फिजिकल का है, या अकेले फिजिकल पढ़ लें इनऑर्गेनिक छोड़ दें और इनऑर्गेनिक पढ़ लें फिजिकल छोड़ दें, काम चल जाएगा। आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा अधूरी नॉलेज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लास्ट वन, यूजेज ऑफ H2SO4। यूजेज ऑफ H2SO4। तो देखो एक टाइम ऐसा था, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक टाइम ऐसा था कि जिस कंट्री में जितना ज्यादा H2SO4 कंज्यूम हो रहा है वो कंट्री इंडस्ट्रियली उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेंचमार्क क्या था?
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अगर समझना हो किसी कंट्री के कि कितना है, तो क्या चीज ऑब्जर्व की जाती थी? कंजम्पशन ऑफ H2SO4, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए एसिड चाहिए। आपको मालूम है कि कई सल्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, कई तरह के एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, H2SO4 को लेके बॉम्ब बनाए जाते हैं, एक्सप्लोसिव्स। तो एनसीईआरटी में यूजेस लिखे हुए हैं, ये आपको अपने आप पढ़ने, एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ना। यूजेस को आपको याद करना है, इसमें मैं आपको कोई ज्यादा हेल्प कर नहीं सकता, ये तो याद करने वाली बात है। क्लियर है इतना आप सबको? तो ये तो बात हुई अबाउट H2SO4। H2SO4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना यूज होगा वो तो हम वहां डिस्कस करेंगे ही करेंगे सभी जगह। ठीक, तो इतना आपको 16th ग्रुप में पढ़ना है। 16th ग्रुप में ध्यान देना, ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड की बात की थी हमने, ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड की बात की थी। ऑक्सीजन के कंपाउंड आपने पढ़े O2 O3, कोई चीज छूट ना जाए। सल्फर के कंपाउंड आपको पढ़ने थे SO2, H2S एंड H2SO4। सल्फर के कंपाउंड्स। अच्छा, सोडियम थायोसल्फेट वैसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस ही हैं सोडियम थायोसल्फेट की। ठीक ठीक है, थोड़ा सोडियम थायोसल्फेट के बारे में भी बता देता हूं मैं। Na2H2O3, हाँ ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट, ये अभी बताता हूं मैं। और कोई, ये थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए यूजफुल है, फॉर प्रैक्टिकल्स। इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनते हैं, फोटोग्राफी में भी यूज होता है, फोटोग्राफी में भी यूज होता है। ठीक है, तो इसको करते हैं Na2H2O3। अच्छा, एक प्रॉब्लम रह गई, एक और बताओ मुझे, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहते हैं? विट्रियोल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्रियोल? विट्रियोल मींस ट्रांसपेरेंट और ग्लास लाइक, बिल्कुल ठीक है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल इसलिए कहते हैं क्योंकि H2SO4 की विस्कोसिटी हाई होती है, हाई विस्कोसिटी की वजह से ये ऑयली हो जाता है, हाई विस्कोसिटी होती है।
हाई विस्कोसिटी से ये ऑयली नेचर का होता है और ट्रांसपेरेंट भी रहता है, ऑयली भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? इसका नाम पड़ गया ऑयल ऑफ विट्रियोल। चलो लिख लो थोड़ा सा, ये Na2H2O3 खत्म करते हैं। Na2H2O3 ये ग्रुप पूरा हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल के लिए, फोटोग्राफी के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए ये यूजफुल केमिकल है। लिखो जल्दी जल्दी, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इसका नाम है हाइपो, इसे हाइपो भी कहते हैं। Na2H2O3 को हाइपो भी कहते हैं। प्रिपरेशन लिखो। प्रिपरेशन इसकी बहुत आसान है। आपको सोडियम सल्फाइड को सल्फर फ्लोवर के साथ हीट कर दो, सल्फर फ्लोवर के साथ हीट कर दो, आपको मिल जाएगा Na2H2O3, सीधे हाइपो आपको मिलता है। सल्फर फ्लोवर के साथ हीट कर दो। नेक्स्ट एक रिएक्शन आप लिख ही चुके हैं, आप याद करो। S8 की रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH से कराएं, क्या होगा? डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। बनेगा Na2H2O3 प्लस Na2S, बिल्कुल ठीक आंसर है। Na2S बनेगा, साथ में Na2H2O3 बनता है। डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ सल्फर का, 0 ऑक्सीडेशन नंबर से यहां पे हुई इसकी +1, ये कितनी होगी +2 सॉरी, और यहां पे हुई -2। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 और यहाँ पे -2, तो ये ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ, ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ। और तीसरा, ये जो आपने सल्फर यहाँ डायरेक्टली, कई बार इसका इनडायरेक्ट मेथड भी यूज होता है। जैसे आपके पास है Na2S, इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएं और Na2SO3 ले लें, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके आयोडीन आप जानते हैं ऑक्सीडेंट है, तो सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करेगा। आप बता सकते हैं क्या बनेगा? इसको फर्स्ट रिएक्शन की तरह सोचो, बिल्कुल यहां डायरेक्ट सल्फर थी आपके पास, तो यहां से बनेगा NaI और एलिमेंटल सल्फर, तो इससे बन जाएगा NaI प्लस Na2H2O3। ओके, तो ये तो प्रिपरेशन की बात हुई, इससे ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल लिमिटेड करना जो विद इन सिलेबस हो। नाउ राइट डाउन प्रॉपर्टीज। तो Na2H2O3 का जो हाइड्रेटेड फॉर्म में फॉर्मूला है वो होता है 5H2O, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है। ये सारे के सारे 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इनमें कोई भी डिफरेंटली बॉन्डेड नहीं है, ऑल आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आप इसको हीट कर दें तो ऑब्वियस सी बात है ये डिहाइड्रेट हो जाएगा।
बट वर्डिंग पे ध्यान देना, कई बार क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं स्ट्रांगली हीटेड। क्या मतलब इसका, एग्जामिनर क्या चाहता है? अगर लिखा है स्ट्रांगली हीटेड, कभी भी रिएक्शन में अगर ऐसा वर्ड लिखा है ना स्ट्रांगली हीटेड, तो आप इसको डिकम्पोज करें। ध्यान देना वर्डिंग पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको डिकम्पोज करें। और कब डिकम्पोज करें, ध्यान दो, कब डिकम्पोज करें? जब कैटायन या एनायन में से कोई पॉली एटॉमिक हो, कैटायन और एनायन में से कोई पॉली एटॉमिक हो तब। अगर ये पॉली एटॉमिक नहीं है तो डिकम्पोज कैसे होगा, खुद बताओ मुझे। जैसे मैं कहूं CaCl2.6H2O है, स्ट्रांगली हीट कर दिया, क्या बनाओगे आप? आप CaCl2 ही बना सकते हो ना, ये तो डिकम्पोज होता नहीं। ना तो कैल्शियम का रिडक्शन होना, ना Cl का, ये तो स्टेबल है, ये ब्रेक ही नहीं होगा फर्दर, जितना चाहे स्ट्रांगली हीट कर लो। तो इसमें स्ट्रांग हीटिंग का मतलब कुछ और है, और यहां स्ट्रांग हीटिंग का मतलब कुछ और है। ठीक है, तो ये देखें, लिखें, अगर ये स्ट्रांगली हीट करें तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके किस में आएगा, बता सकते हो, प्रिडिक्ट करो। तो ये बनता है Na2SO4 बन जाएगा, और तो कोई चांस है नहीं। और दूसरा है ये पॉलीसल्फाइड बनता है Na2SX। वाटर तो बाहर जाएगा ही जाएगा। यहां पे सल्फर के साथ प्रॉब्लम क्या है, ध्यान देना, सल्फर पॉलीसल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, ये पॉलीसल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन गैस क्यों आएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस क्यों आएगी? H2O बेटा, H2O, सॉरी। मैंने बोला H2O ही था, चलो कोई बात नहीं। तो पॉलीसल्फाइड आयन मिलते हैं, पॉलीसल्फाइड आयन इसलिए मिलते हैं क्योंकि सल्फर में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। पॉलीसल्फाइड आयन में जो टर्मिनल सल्फर हैं उन पे निगेटिव चार्ज प्लेस करना, जो टर्मिनल सल्फर हैं उन पे नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं, तो पॉलीसल्फाइड आयन एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जल्दी जल्दी लिखो रिएक्शंस को, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बस यही सोचना है आपको, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो रिएक्शन विद एसिड प्रैक्टिकल में है आपके ये ग्रुप, ये प्रैक्टिकल में है थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन प्रैक्टिकल में है। अगर थायोसल्फेट आयन में बताओ आप एसिड डाल दें, एसिड, क्या बनेगा? एसिड डाल दें, ये डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है, डाइल्यूट। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की स्मेल होती है लाइक बर्निंग सल्फर।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है बर्निंग सल्फर, जैसे ट्यूब और टायर जब आप जलाते हैं तब की बात कर रहा हूं मैं। तो डाइल्यूट एसिड डालने पे ये रिएक्शन होती है। अब डाइल्यूट एसिड आप बदलते रहो, रिएक्शन बदलती रहेंगी, प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। इसका कैटायन क्या है, इसका एनायन क्या है, मेन पॉइंट यही है। तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है। Na2H2O3 किस तरह का सॉल्ट है? सोडियम सॉल्ट कैसे होते हैं? बेसिक सॉल्ट। तो ये बेसिक सॉल्ट है तो एसिड से रिएक्ट करेगा। दूसरा है रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन की, तो इसमें ध्यान दें Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और आपको लिमिट तो मालूम ही है, मिनिमम -2 और मैक्सिमम +6 हो सकती है, लिमिट आपको मालूम है। तो अगर इसकी रिएक्शन आप करा दें, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, ध्यान देना, ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की रिएक्शन है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आयोडीन की वेपर्स का वायलेट कलर होता है, और वायलेट कलर डिसअपियर हो जाता है जब इसको हम पास करते हैं हाइपो सॉल्यूशन के थ्रू। हाइपो सॉल्यूशन मतलब Na2H2O3 के सॉल्यूशन के थ्रू इसका वायलेट कलर डिसअपियर हो जाता है, Na बनता है और Na2S4O6 बनता है। तो आयोडीन यहाँ पे ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, आयोडीन ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। बट अगर आप रिएक्शन लिखें इसकी क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो फिर डिफरेंट होती है। आयोडीन इसमें एक्सेप्शनल है, इसलिए इसका स्पेशल नाम भी है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अक्सर ये पूछा जाता है कि आयोडीन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए, आयोडीन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए किसका यूज करते हैं? तो आंसर है हाइपो का यूज करते हैं। हाइपो के डाटा दे दें तो आयोडीन के बारे में पता लग जाएगा। फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ आयोडीन। बट क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन डिफरेंट होती है। फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन लिखते नहीं है क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव नेचर की रिएक्शन होती है, बट क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ डिफरेंट होती है। Na2H2O3 में अगर आप क्लोरीन ऐड कर दें तो ये सोडियम सल्फेट में बदलता है। वैसे ही है अभी सिंपल, जो अभी आप थोड़ी देर पहले ऑक्सीडेशन लिख चुके हैं। Na2SO4 बनता है और आपको मिलती है सल्फर, साथ में NaCl बन जाएगा। तो सल्फर ऑक्सीडाइज भी हुई और रिड्यूस भी हुई। क्लोरीन आपके सिलेबस में 17th ग्रुप में भी है, ये रिएक्शन 17th ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में जैसे आपने ये कर लिया, प्रैक्टिकल्स में ध्यान देना, ध्यान से सुनो, आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होती।
केवल फ्लोरीन के साथ होती है, मैंने ये कहा। मैंने 2 बार कहा कि क्लोरीन ब्रोमीन एक से रिएक्ट करते हैं। फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए फ्लोरीन की रिएक्शन आपसे पूछते नहीं, देते नहीं। गलती से एक्सपेरिमेंट कर दिया किसी ने घर पे तो ठीक है। नेक्स्ट लिखो, प्रैक्टिकल्स की मैं बात कर रहा था कि प्रैक्टिकल्स में क्या करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। एक तो आपके पास ये है कि भाई थायोसल्फेट आयन आपके पास है, आपने डाइल्यूट एसिड डाल दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। चलो अगर मान लो किसी को सर्दी जुकाम है, वो गैस को नहीं सूंघ पा रहा है, फिर क्या करें? एक तो ये रिएक्शन यूज होती है, स्मेल से पता करते हैं। अदरवाइज दूसरा ये है कि इसमें आप ऐड करो कोई सिल्वर सॉल्ट, या इसमें आप ऐड करो कोई मरकरी सॉल्ट। मेनली सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्शंस आती हैं। प्रैक्टिकल बुक में आपको ये 2 रिएक्शन मिलेंगी। Ag2SO3 का वाइट पीपीटी बन जाएगा, वाइट पीपीटी बन जाएगा। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल्स की ध्यान देना। हाँ, ब्रोमीन वाटर ले सकते हैं, ब्रोमीन वाटर डिकलराइज होगा, बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने रिएक्शन लिखी है क्लोरीन की, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन कर दो, ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का होगा, ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो ब्रोमीन तो आ जाएगा Br माइनस में, और सल्फर चला जाएगा सल्फेट आयन और सल्फर में, तो ये कलरलेस हो जाएगा। यहाँ पे व्हाइट कलर दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ आपको गैस नहीं बन रही है, स्मेल नहीं करना, कलर देख के ही काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप फोटोग्राफी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जगह जगह आप लिख चुके हैं, डी ब्लॉक में भी आप लिख चुके हैं। फोटोग्राफी में जो अनयूज्ड AgBr है, फोटोग्राफिक प्लेट पे AgBr की लेयर होती है। अनयूज्ड AgBr को रिमूव करने के लिए हाइपो यूज करते हैं। अनयूज्ड AgBr को रिमूव करने के लिए हाइपो यूज करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बनता है Na3AgS2O3 होल ट्वाइस। अनयूज्ड AgBr को रिमूव करने के लिए तो AgBr फोटो सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। लिख लिया इसको। तो ये Na2S2O3 की कुछ रिएक्शंस हैं, इससे आगे आपको नहीं जानना। ठीक है, अब आप देखें Na2S2O3 आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ आपने लिखी। तो क्या Na2S2O3 को एंटी क्लोर इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते एज एन एंटी क्लोर? यस और नो? तो आंसर है यस, एज एन एंटी क्लोर यूज कर सकते हैं। मेरी साउंड आ रही है सबको? तो इतनी ही पढ़ना है आपको Na2S2O3 के बारे में, इससे ज्यादा नहीं। बस इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस कर लो।
ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और टाइट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे आगे नहीं सोचना।